नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद हैशटैग AK सर में। आइए दोस्तों, एक बार फिर से शानदार क्वेश्चंस और जानदार तरीकों के साथ हम एक बार फिर आपके साथ मिलकर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर फर्स्ट जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, उनमें आज की क्लास का सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। इस क्वेश्चन को कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, फिर हम मिलकर एक साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? सवाल नंबर फर्स्ट आपको कंपैरिजन करवा रहा है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो क्वेश्चन है 33 की पावर 3 बड़ा है किससे? 3 की पावर 33 से। एक स्टेटमेंट ये दे रखी है और दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है 333 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3 की पावर कितनी? 3। यही दे रखी है बिल्कुल। तो सवाल ने कहा कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है या एक ठीक है या एक गलत है या दोनों ही गलत हैं। तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो ध्यान से देखें तो ये किस प्रकार से नज़र आ रहा है, a की पावर b और b की पावर a, यानी कि यहाँ पर पावर यहाँ पर बेस का काम कर रही है, यहाँ पर बेस यहाँ पर पावर का काम कर रही है। a की पावर b और b की पावर a में अगर मैं बात करता हूँ कौन सी संख्या बड़ी है, तो बस बेस को चेक किया जाता है जी। किसको चेक किया जाता है? बेस। जो बेस आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पास में होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। इस कंप्लीट वीडियो एपिसोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पर ये कंप्लीट कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूं तो 2 दशमलव कुछ होता है, तो 2 दशमलव के आसपास का जो बेस है वो 33 है या 3, तो आप कहोगे 3, यानी कि जो बेस आपको एक्सपोनेंशियल के पास में होता है वो वाली संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। हमारे पास रिजल्ट होना चाहिए 3 की पावर 33 बड़ा है किससे? 33 की पावर 3 से। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी मेरी? गलत होगी। क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं 27। 27 की पावर तो 2 ही 729 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये फिर 333 को बड़ा बता रहा है। इसका मतलब हमारी दोनों संख्याएं क्या हैं? गलत। तो इस क्वेश्चन का जो आपको फंक्शन पता होना चाहिए वो बात कुछ इस प्रकार से दोस्तों, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके पास में जो बेस ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? बड़ी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आज की वीडियो एपिसोड में जो क्वेश्चंस आप डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट जो मेन बातें मैं क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँगा, वो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस उन पॉइंट्स की मिल रही होंगी एग्जाम में भी और क्वेश्चंस में भी। तो आइए दोस्तों सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। आराम से इस सवाल को देखकर कोशिश करेगा सोल्व करने की, और फिर तब तक मैं आपके बोर्ड पर क्वेश्चन को लिखता हूं, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। a की वैल्यू दे रखी है मेरे को टेंजेंट 11 डिग्री, और टेंजेंट क्या दे रखी है? टेंजेंट दे रखी है 29 डिग्री। और b की वैल्यू सवाल ने कहा, b की वैल्यू दे रखी है ट्वाइस ऑफ कोट 61, और कोट कितना दे रखा है? 79 डिग्री। क्वेश्चन को करते हैं साइड में। सवाल ने कहा a फंक्शन कोई दे रखा है टेंजेंट में, टेंजेंट 11 डिग्री और टेंजेंट 29 डिग्री। b जो फंक्शन है दोस्तों, b दे रखा है आपको ट्वाइस ऑफ कोट 61 इंटू कोट क्या? 79। तो आइएगा कोशिश करते हैं a और b में रिलेशन बनाने का क्वेश्चन पूछ रहा है कि a और b में किस प्रकार का रिलेशन बन जाएगा। क्लियर है? a और b के ऑप्शंस जो हैं वो कुछ इस प्रकार से a इक्वल टू बी होगा, a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b होगा। तो a और b में आपको क्या बताना है? रिलेशन। तो उस रिलेशन तक पहुंचने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, a प्लस b अगर किसी दो एंगल्स, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, अगर दो एंगल्स का योग 90 डिग्री होता है, तो आप कुछ ऐसा बोलते हैं टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b 1 हो जाता है। टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b 1 होने का मतलब है आप बोल सकते हैं tan ऑफ a बराबर हो जाएगा आपके पास cot ऑफ b।
है ना, यानी कि tan फंक्शन और cot फंक्शन बराबर हो जाएंगे एंगल्स अगर उन दोनों का योग क्या हो रहा हो, 90 डिग्री बन रहा हो। अब ध्यान से देखें तो क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है? 29 और 61 कितना बनेगा? 90। 11 और 79 कितना बन रहा है? 90। तो मैं b को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ, देखिए कोट b किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंट a के। तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट 29 डिग्री, है ना। कोट 61 को क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट 29 डिग्री इंटू कोट 79 को क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट ऑफ ए, यानी कि टेंजेंट क्या लिख सकता हूं मैं? 11 डिग्री, है ना। तो आप कहोगे जो b की वैल्यू आ जाएगी वो ट्वाइस, और इस फंक्शन को सवाल ने दे रखा है क्या है? a, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 गुणा a। तो जो रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना था वो कुछ इस प्रकार से था, b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ a। बस आपको पता होना चाहिए अगर a प्लस b दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो जो 6 से 7 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं उसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप बस इसकी जगह 29 पुट कर दीजिए, 79 की जगह 11, क्वेश्चन खुद से बन जाएगा। उम्मीद करूंगा ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सरल थे, कुछ खास दिक्कत थी नहीं, तो किसी प्रकार की किसी को दिक्कत आएगी नहीं। हम अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस रेगुलर इंटरवल पर कर भी रहे होंगे। तो अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उनको बारीकियों से समझिएगा, किसी पॉइंट पर किसी प्रकार की दिक्कत आपको उन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो आइए 1 बाय 1 क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, आराम से इस सवाल को पढ़िए, कोशिश करिएगा लैंग्वेज को समझकर किस प्रकार से सोल्व किया जाए, फिर हम एक साथ करेंगे। तब तक मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। क्वेश्चन है, एवरेज दे रखी आपको 12 संख्याएं, कुल कितनी संख्याएं हैं? 12 संख्याएं, और 12 संख्याओं की जो औसत दे रखी है वो दे रखी है 45.5। वो कितनी दे रखी है? 45.5। अगर मैं उन 12 में से पहली 5 संख्याओं की बात करता हूं तो उनकी एवरेज कितनी है? 41.5। और उससे अगली जो 5 संख्याएं हैं उन 5 संख्याओं की औसत कितनी दे रखी है? 48, है ना। फिर इसने 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या के बारे में कुछ कर रखा है, मैं क्वेश्चन को करवाता हूं साइड में, देखिएगा ध्यान से। 12 संख्याएं, 12 संख्याओं की एवरेज कितनी है दोस्तों? 45.5। 4 की एवरेज कितनी? 41.5। और 5 संख्याएं जो हैं अगली उनकी एवरेज कितनी? 48। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप मल्टीप्लाई तो बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि ऐसा मैं उम्मीद भी नहीं लगाता और आपसे होगा भी नहीं कि 48 गुना 5 आप तुरंत कर दें, 41.5 गुणा 4 आप तुरंत कर दें, 45.4 गुणा 45.5 गुणा 12 आप तुरंत कर दें, और आगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाना है तो चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट भी कराना है, गुणा कराने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाना है। तो ये 2019 प्री का सवाल है। प्री के एग्जाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप मल्टीप्लाई कुछ यूं कर रहे हैं, इसका मतलब रिजल्ट आप ओरिएंटेड काम कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रकार से गुणा कराएंगे तो 7 से 8 मिनट तो यही सवाल ले जाएगा, और 25 मिनट में कितने क्वेश्चन करोगे लगभग आप? 25 या 30 मिनट ले लीजिए, 30 से ज़्यादा तो आपको लगनी नहीं चाहिए प्री में, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। स्पेशल क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एवरेज को पढ़ा रखा है, और फिर भी अगर गुणा कर रहे हैं या क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, चीज़ें तभी सीख पाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप कंपैरिजन करा दीजिए जो डाटा आपको दे रखा है। क्या आपको 5 और 4 9 संख्याएं दे रखी हैं? 12 संख्याएं हैं, यानी कि 3 संख्याएं बच गई। एक बच गई मेरे पास कौन सी संख्या? 10वीं संख्या। एक संख्या बच गई मेरे पास कौन सी संख्या? 11वीं संख्या। और एक संख्या कौन सी बच गई? 12वीं। जो 10वीं और 12वीं संख्या है, जो 10वीं और 12वीं संख्या है, इनकी एवरेज मेरे को चाहिए। एवरेज तभी निकाल पाऊंगा जब मैं ये बता दूं 10वीं संख्या का मान क्या था और 12वीं संख्या की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए सवाल ने कहा 11वीं संख्या से 4 ज़्यादा तो है 10वीं संख्या। चलो भाई,
और 12वीं संख्या से कितनी ज़्यादा है जी? 12वीं संख्या से 9 ज़्यादा है। अगर 9 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, तो ये नहीं बोल सकते कि ये वाली संख्या कितनी ज़्यादा होगी? 5 ज़्यादा होगी, तभी तो 5 और 4 कितना हो पाएगा? 9 हो पाएगा। सवाल की लास्ट लाइन ने कहा 10, 11 और 12 की जो संख्याएं हैं, 11वीं से 4 ज़्यादा 10वीं, 12वीं से 9 ज़्यादा कौन सी? 10वीं संख्या। तो 11वीं संख्या 5 ज़्यादा हो जाएगी 12वीं संख्या से। अब डिस्ट्रीब्यूशन करवा दीजिए, क्योंकि सवाल ने कंडीशन दे रखी है। जब जब कंडीशन हो तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या चाहिए? टोटल वैल्यू। तो आप मुझे एक बात बताइए, 41.5 कम है या ज़्यादा? आप कहोगे जी 4 कम है। 4 कम किससे है? 45.5 से। टोटल संख्याएं कितनी है? 4। तो 4 गुणा -4 के यहाँ पर -16 देगा। बैलेंस करिए, बैलेंस याद करिएगा, बैलेंसिंग। 45.5 से 48 की बात करोगे तो आप कहोगे ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे करोगे? 2.5। अगर 2.5 ज़्यादा कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं। तो आप कहोगे जी 25 गुणा 5 125 होता है। यहाँ पर 12.5 क्या आ गया? ज़्यादा। एक जगह -16, एक जगह 12.5। बैलेंस अगर मैं कर रहा हूँगा तो रिजल्ट क्या यहाँ पर -3 नहीं बनेगा? हाँ है ना, -3। यानी कि जो 3 संख्याएं बच गई, उन तीनों संख्याओं को जब बैलेंस करेंगे तो उनको ज़्यादा होना पड़ेगा। किससे? एवरेज से। एवरेज अगर मेरी 45.5 है तो तीनों संख्याओं का सम कितना बनेगा? 45 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 135 में 1.5 जोड़ दो, 136.5। उन तीनों संख्याओं को, किन तीनों संख्याओं को? 10वीं, 11वीं और 12वीं संख्या को 3.5 ज़्यादा होना पड़ेगा। 3.5 कर दो क्या? ज़्यादा। तो क्या उन तीनों संख्याओं का सम आप 140 बोल सकते हैं? किन तीनों संख्याओं का सम? 10वीं, 11वीं और 12वीं। 10वीं, 11वीं, 12वीं संख्या का सम अगर आप क्या बोल रहे हैं? 140 बोल रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन करा दो। अगर ये 0 होता तो क्या 11वीं संख्या 5 होती? अगर ये 5 होता तो क्या 10वीं संख्या 9 होती? क्या इस प्रकार से आपने 14 डिस्ट्रीब्यूट करा दिए? 140 में से अगर आप 14 बांट चुके हैं तो क्या मेरे पास 126 बचेगा? अब ये बराबर बराबर बांट दूंगा तीनों में। एवरेज के लिए कितने पे जाएगा? 4 पे और 2 पे। यानी कि आपके पास 10वीं संख्या बनेगी 42 और 9 कितना? 51। और 12वीं संख्या क्या बनेगी? 42 में 0 जोड़ दीजिए, कितना? 42। तो आपसे पूछा गया 51 और 42 की एवरेज बताइए। 5 और 4 9 और कितना? 3 बटा कितना? 2। काट दो, 2 से कितने पे जाएगा? 4, 6 पॉइंट कितना? 5। यानी कि 10वीं और 12वीं संख्या की जो औसत बनेगी, एवरेज बनेगी, वो एवरेज क्या बन जाएगी? 46.5। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है 2019 के प्री में, एसएससी सीजीएल के प्री में अगर सवाल ये आया हुआ है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि क्वेश्चन 50% अच्छे लेवल के भी आएंगे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन देखो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सोल्व कर रहे हैं, वो भी आते हैं। तो ये बैलेंसिंग होता है पेपर। तो अगर इन क्वेश्चंस को आप गुणा कराएंगे तो 8-10 मिनट खाएंगे। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको टिप्स पर होने चाहिए, तब क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम में। अदरवाइज अप्लाई नहीं हो पाएगा कि अगर एक बार 2 बार अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और अप्लाई करते हैं तो इतना आसान होगा नहीं। चीज़ों को 5 बार, 7 बार, 8 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर एग्जाम में आप अप्लाई कर पाएंगे। और एग्जाम में अप्लाई करने का मतलब है आप रिजल्ट चाहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? क्लियर है? मैंने क्या कहा? मैं बस एवरेज में चीज़ों को बैलेंस कराता हूँ। क्या कराता हूँ? बैलेंस। बैलेंस कैसे कराया? यहाँ पर -16 था, यहाँ पर 12.5, यानी कि माइनस में अगर आ रहा है तो जो 3 संख्याएं बची थी उनमें 3.5 ज़्यादा होगा, तभी ये एवरेज रह पाई होगी। कंप्लीट कंसेप्ट कुछ अलग होता है, कंसेप्ट की बात अलग है। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे कभी, फिर मैं केवल कंसेप्ट की सीरीज़ लेकर आऊँगा, तब उसको समझना जिन स्टूडेंट्स ने एवरेज का कंसेप्ट स्पेशल में नहीं समझा था। बाकी इस क्वेश्चन को कोशिश करिएगा समझने की, बस बैलेंस करिए। क्या करिए? बैलेंस। तो आप बहुत अच्छे तरीके से एवरेज को सोल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन सभी ने समझ लिया होगा। किसी को किसी पॉइंट पर दिक्कत लगती
है तो पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आराम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत रहनी नहीं चाहिए। तो आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, सवाल नंबर 4। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और समझिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है पार्टनरशिप का, ये सवाल है साझेदारी का। सवाल एक बार मिलकर पढ़ते हैं। ए और बी दो कोई बिजनेसमैन है। कौन है? व्यापारी। कौन है? ए और बी। ए और बी की जो व्यापार स्टार्ट करते हैं वो पहले से डिस्कस करते हैं कि भाई 2:3 में हम क्या बांटेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कितने में, या लाभ जो भी बांटेंगे वो किस में बांटेंगे, 2:3 में बांटेंगे। अब इसने कहा जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 10% तो हम पहले से ही फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए हटा देंगे। बात समझ में आई ना? जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट का 10% तो मैं पहले ही भविष्य में निवेश राशि जो करूँगा उसके लिए हटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भाई। फिर रिमेनिंग जो बचा उसका 10% कहता है ये चैरिटी को देंगे भाई, दान दे देंगे। बहुत बढ़िया, 10% दान दे देंगे। फिर जो आपके पास धन बचा या जो लाभ बचा उस लाभ का 11/9% ये कह रहा है कि मैं सक्रिय वो हूँ, क्या, पार्टनर। तो मैं 11/9% लेकर जाऊंगा अलग से, तो वहां से भी ए 11/1/9 ले जाता है। अब जो बचा वो लाभ 2:3 में बटा होगा, वही तो लाभ 2:3 में बटा होगा ना। हाँ, तो आइए समझते हैं। मैं कह रहा हूं टोटल प्रॉफिट कितना है। आप मान लीजिए टोटल प्रॉफिट मान लेता हूं मैं 100%। कितना मान लेता हूं साहब? 100%। अगर टोटल प्रॉफिट 100% है तो सवाल ने कहा 100 का 10%, 100 का 10% कितना बनेगा? 10% ही बनेगा। 10% तो किस में गया? भविष्य के लिए गया। कितना बच गया? 90% बच गया। अगर ये 90% बच गया तो इस 90% में से उन्होंने कहा कि 10% हम क्या करेंगे? 10% तो हम चैरिटी दान करेंगे। इसके 10% की बात करूं तो आप कहोगे कितना परसेंट? 9% दान देंगे। 90 में से 9 अगर दान देंगे तो क्या 81% बचा होगा? हाँ है ना, बिल्कुल बचा होगा। अब इस बचे हुए के 81% में से ए ने कहा कि मैं सक्रिय साझेदार हूं, तो 11 सही 1/9% लूंगा। 11 से 1/9 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/9, यानी कि 9% तो वो अलग से अपना लाभ ले जाएगा। कितना बचा होगा? 72%। अब ये जो 72% बचा यही तो वो 2:3 में बांटेंगे। हाँ है ना, क्योंकि इससे पहले का सिस्टम तो अलग था। जो बचा वही लाभ डिस्ट्रीब्यूट किया है, और लाभ किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया है जी? 2:3 में। इसका मतलब साफ है 2 और 3 5 यूनिट की वैल्यू अगर 72 आप बोल रहे हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने पे जाएगी? 1 कितने पे जाएगी? 4.4, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14.4% बनेगी। तो ए और बी का डिस्ट्रीब्यूशन करा दीजिए कुछ ऐसे, यहां पर मैं लिख रहा हूं A/B। अगर 1 की वैल्यू 14.4 है तो 2 की वैल्यू क्या 28.8% बन जाएगी अनुपात। बी का क्या बनेगा? 14.4 को 3 से गुणा कर दो, 4 गुना 3 12 बनेगा, 14 3 42 और 1 43 बनेगा। 43 कितना बन जाएगा? 2%। यानी कि ए और बी जो हैं वो अपने लाभ का जो विभाजन कर रहे होंगे वो 28.8% और 43.2% कर रहे होंगे। सवाल ने कहा जो ए है वो 5400 रुपये कम रखता है लाभ का। ए के पास जो लाभ है वो कितने रुपए कम है? 5400। तो ध्यान से देखिए, क्या यही रेशियो आपका प्रॉफिट का बचा होगा? नहीं, ये गलती मत करना, क्योंकि यहां पर देखिएगा 11/9% जो लेके जा रहा था ये एक्टिव पार्टनर के रूप में ए यहां से लेके जा रहा था।
हाँ है ना? मुझे फिर से बताइएगा, क्या 2:3 तो लास्ट में बटा है, क्या उससे पहले भी ए अपना 9% लेके जा रहा है? अगर ए 9% लेके जा रहा है तो ए का एग्जैक्ट अगर मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँगा दोस्तों, तो क्या ए और बी में यूं बटेगा? 28.8 में 9 जोड़ दो, कितना बन जाएगा? 37 पॉइंट कितना 8 कितना प्रतिशत, अनुपात कितना 43 पॉइंट कितना 2%। बात को समझ पा रहे हैं? यानी कि ए का जो लाभ प्रतिशत होगा वो 37.8 रहा होगा, क्लियर है, और बी का जो लाभ रहा होगा वो 43 पॉइंट कितना रहा होगा 2। तो सवाल ने कहा कि ए के पास 5400 रुपये कम है। हम रुपए तो अभी बता नहीं सकते, हम तो प्रतिशत बता सकते हैं। 2 में से 8 जाएगा, पॉइंट कर दो कितना 4, 42 में से 37 जाएगा कितना 5, यानी कि ए के पास 5.4% लाभ क्या है? कम। कितना प्रतिशत दोस्तों? 5.4। सवाल ने कहा ना कितने रुपए कम है? 5400। 5.4 की वैल्यू अगर 5400 है तो एक की वैल्यू आप कहोगे 1000। अगर एक की वैल्यू 1000 है तो 100% टोटल प्रॉफिट इनटू कर दीजिएगा कितना 1000, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 लाख। यानी कि कुल लाभ जो हुआ होगा वो कुल लाभ कितने रुपए का होगा जी? 1 लाख रुपए का होगा। तो यहाँ पर 2 कंसेप्ट इस पार्टनरशिप में ऐड किए गए हैं। एक सक्सेसिव जो आप प्रतिशत में पढ़ते हैं, तो यहाँ तक 2:3 को जब आप सोल्व करेंगे तो जो रेशियो आ रहा होगा वो रेशियो 28.8 और 43 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। फिर मैंने ये 9 ऐड क्यों किया, एक बार फिर से सुनते हैं। यहां पर देखिएगा 11 सही 1/9% कौन लेके जा रहा था? ए। क्यों? क्योंकि वो खुद बोल रहा है मैं एक्टिव पार्टनर हूं, तो इसलिए बचे हुए का 11 1/9% लेके जाऊंगा। 9% ले गया तो 9% इसको ऐड करेंगे तो एक्चुअल जो प्रॉफिट बन रहा होगा उस एक्चुअल प्रॉफिट का जो रेशियो बन जाएगा वो बनेगा 37.8 अनुपात 43:2। यहां से चीजें कंपेयर कर दीजिएगा। कंपेयर कैसे करेंगे कि ये कहता है 5.4%, सवाल कहता है 5400 रुपये, एक की वैल्यू 1000 आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 1 लाख आ जाएगी। बात को समझ रहे होंगे? हाँ है ना? क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही होगी क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स से, क्योंकि ये 9% भूल जाते हो। ये 9% लाभ के तौर पे लेके जा रहा है कौन? ए। ये पॉइंट आपको याद रखना था, क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे है, 5th क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, पढ़िए दोस्तों, शाबाश। सवाल लिखता हूं मैं स्क्रीन पे। P और Q दे रखी हैं आपको 2 संख्याएं। P क्या दे रखा है? P दे रखा है 2 की पावर 2 जमा 6 की पावर 2 जमा 10 की पावर 2, फिर क्या बना होगा 14 की पावर 2। यूं करते 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 लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा 94 की पावर 2। अब एक दे रखा है आपको Q क्या दे रखा है? 1 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2, 5 के बाद में क्या आएगा 9 की पावर 2। ध्यान से देखिएगा 4 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 13 की पावर 2। ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या दे रखा है? लास्ट में दे रखा है 81 की पावर 2। सवाल कहता है P माइनस Q बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, P माइनस Q बताइए। सवाल को करते हैं साइड में, देखिएगा 2 की पावर 2, 6 की पावर 2, 10 की पावर 2, 14 की पावर 2 प्लस 94 तक ऐसे ऐसे क्या करना है? स्क्वायर का सम चाहिए। उसमें से 1 की पावर 2 जमा 5 की पावर 2 जमा 9 की पावर 2 जमा 13 की पावर 2 ऐसे ऐसे 81 की पावर 2 तक घटाना है।
तो ऐसे आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे कि आप 2 की पावर 2 को 4 लिखें, 6 की पावर 2 को 36 लिखें, या फिर कोई और रूल आप लिख रहे हों, तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल बन जाता है। ये आसान कैसे बनेगा? चारों ऑप्शन पर निगाहें तुरंत डाल दीजिए। चारों ऑप्शंस पर क्या डालिए? निगाहें। क्या चारों ऑप्शंस का यूनिट डिजिट सेम है? बिल्कुल सेम है। अगर यूनिट डिजिट सेम है तो लास्ट की 2 संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो लास्ट की दोनों संख्या चारों ऑप्शंस की अलग अलग है कि नहीं है? यानी कि जब मैं P माइनस क्यू को सोल्व करके लिख रहा हूँगा तो मैं केवल और केवल क्या लिख रहा हूँगा दोस्तों? मैं केवल और केवल लास्ट 2 डिजिट्स पर काम करूँगा। क्यों करूँगा लास्ट 2 डिजिट्स पर? क्योंकि चाहे आप 5-6 डिजिट कंप्लीट P माइनस क्यू लिख दीजिएगा, चाहे आप स्मार्ट वे से लास्ट 2 डिजिट पर काम करके लिख दीजिएगा, सवाल हल करने पर अगर ठीक हुआ तो 2 ही अंक मिलने हैं। कितने अंक मिलने हैं? 2 ही। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट से लेकर पहले तक सोल्व कर देंगे तो 4 मिल जाएंगे ना, मिलेंगे 2 ही। ठीक है ना? तो आइए समझते हैं। जैसे ही आपने देखा पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 इवन पावर यानी कि सब्ट्रैक्शन, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अलजेब्रा बहुत अच्छे तरीके से करवाया, हाँ है ना? तो ध्यान से केवल मैं एनालिसिस कर रहा हूं अभी पहली 2-3 संख्याओं पर। पहली संख्या 2 की पावर 2 माइनस क्या करोगे? 1 की पावर 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप कहोगे 2 जमा 1, 2 घटा 1। 2 घटा 1 लिखने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। 2 माइनस 1 क्या बनता है? 1। यानी कि जब आप किसी 2 संख्याओं के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 जमा 1 क्या रहे? 3। क्लियर है? अगली दूसरी संख्या उठाते हैं। 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, यही है। 6 की पावर 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी कितना? 11, ए माइनस बी फिर कितना? 1। यानी कि डिफरेंस हर जगह 1 आ रहा है। चेक करते हैं। 10 और 9 डिफरेंस कितना आ गया? 1। 14 और 13 डिफरेंस कितना आ गया? 1। तो मैं जो एग्जैक्ट रिजल्ट P माइनस क्यू का लिख रहा हूँगा वो कुछ ऐसा लिखूँगा, डायरेक्ट सम करके लिख दूंगा। डायरेक्ट क्या करके लिख दूंगा? सम करके। सम करके लिखोगे तो P माइनस क्यू का जो रिजल्ट आ रहा होगा वो बनेगा 2 जमा 1 कितना? 3 प्लस ये बनेगा 2 जमा 1 कितना बनेगा? 3। अब 6 प्लस 5 कितना? 11 प्लस 10 जमा 9 कितना? 19। फिर कितना बनेगा? 14 प्लस 23 कितना बनेगा? 27। कितना बन जाएगा? 27। यूँ चलता जाएगा। अब इम्पोर्टेंट है आपको लास्ट टर्म लिखना, क्योंकि ये संख्याएं एक ही टर्म तक नहीं जा रही। एक संख्या छोटी है, एक संख्या क्या है? बड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने क्या लिखा होगा? 82 लिखा होगा, हाँ है ना? 82 आएगा ना? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि 82 और 81 ही तो वो सीरीज बना रहे होंगे, हाँ है ना? उसके बाद में ये समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये फिर भी चलेगी। तो लास्ट संख्या का लिखना बहुत जरूरी है, जो कि क्या बन रहा होगा? 163। यहां तक तो जो सीरीज बनी उसको जोड़कर लिख देंगे, प्लस 82 के बाद में क्या आएगा? 4 का डिफरेंस है, तो क्या 86 का स्क्वायर आप अलग से लिखेंगे? फिर क्या बनेगा? 86 के बाद 90 का स्क्वायर क्या अलग से लिखेंगे? फिर क्या है दोस्तों? 94 की पावर 2 क्या अलग से लिखेंगे? यानी कि क्वेश्चन को जो हल करके आपको लास्ट 2 डिजिट्स पर काम करना है वो यूं करना है। 3 जमा 11 जमा 19 जमा 27 जमा ऐसे 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 कहाँ तक? 163 तक। कितना तक? 163 तक। अगर 163 तक आपको ऐसे जाना है, अगर 163 तक आपको ऐसे जाना है तो आप क्या करेंगे? इनको जोड़कर लास्ट 2 डिजिट पर काम करिए और इन तीनों संख्याओं की लास्ट 2 डिजिट पर क्या करिएगा? काम करिएगा। तो मैं सबसे पहले अगर इस सीरीज की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 8। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 8। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 8। यानी कि संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी में है। तो लास्ट 2 डिजिट पर काम करेगा
तो पहले आप कहोगे कुल नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर लो। नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें तो कुछ ऐसे किया जाता है, 163 में से 3 घटा दो, कितना 160। 160 को डिफरेंस से डिवाइड कर दो, 160 बटा 8 कितना आएगा, ऐसे होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस, उसमें क्या जोड़ दो, एक तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन जाती हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, 163 और घटा देंगे 3, 160 बनेगा। 160 बटा कितना करेंगे 8, तो 20 बनेगा। 20 में एक जोड़ दें, यानी कि सम जो लिखोगे आप लिखोगे 21 संख्याएं हैं और 21 संख्याओं की एवरेज निकाल देता हूं मैं। ऐसे ही तो होती है ना एवरेज। एवरेज क्या बनेगी, 163 और 3 166 बटा कितना 2, 166 बटा 2 करने पे क्या 83 बनेगी। इस कंप्लीट का जो सम बनेगा वो सम बनेगा 21 गुणा 83 प्लस क्या लिख दीजिए 86 की पावर 2 जमा 90 की पावर 2 जमा 94 की पावर क्या 2। इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर लास्ट 2 डिजिट की बात करूं तो यहां पर बनेगा 3 और यहां पर बनेगा 4, क्या बन जाएगा 96 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लास्ट 2 डिजिट 2 0 बन जाएंगी और क्या बन जाएंगी 36। आप कहोगे ये कैसे लिख दिया, बताएंगे भाई ये भी लास्ट 2 डिजिट मैंने कैसे लिख दिया। देखो इसको मैं एनालिसिस करके तुरंत लिख दे रहा हूं, 20 जमा 1 गुना, इसको क्या लिख रहा हूं 80 जमा क्या 3। लास्ट डिजिट तो आप कहोगे 8 अगर है तो 3 गुणा 1 क्या बनेगा 3। अब इस डिजिट की काम करूं तो 20 गुणा 8 तो काम देगा नहीं, काम कौन देगा 20 गुणा 3 60 और 80 140, एक लिख रखा है तो क्या जाएगा 4। यानी कि इस संख्याओं का जो सम है उनकी लास्ट 2 डिजिट मैंने आपको बताई कैसे आप सोल्व कर देंगे तुरंत में, 43 कर दोगे। अब अगर स्क्वायर है, अगर क्या है स्क्वायर और लास्ट 2 डिजिट की काम करना हो तो आप देखिए विद 50 या विद 100 क्या आसपास नजर आ रहा है, तो आप कहोगे 100 आसपास नजर आ रहा है। 100 से कितना कम है 86, 14 का स्क्वायर कितना 196, लास्ट 2 डिजिट लिख दो, क्लियर है, इसमें जरूरत है ही नहीं। कितना कम है 100 से 6 का स्क्वायर कितना 36, यानी कि लास्ट 2 डिजिट कितनी आ जाएंगी 36। इस प्रकार से ये हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस जब कर रहे हैं तब बारीकी से इन पॉइंट्स को आप अलग से भी नोट कर सकते हैं कि भाई सम ऑफ एपी कैसे लिखेंगे, कि सम ऑफ एपी क्या लिखेंगे, एवरेज अगर है तो एवरेज गुणा कर दो कितनी संख्याएं हैं, है ना, एवरेज फर्स्ट और लास्ट टर्म भी होती है ना। अगर टर्म्स निकालनी है तो टर्म्स के लिए आप लिखिए लास्ट टर्म माइनस कौन सी फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस में एक जोड़ दो तो क्या जाएंगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये सारे के सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट यूज मिलेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट की काम करें, 6 6 12 और 3 कितना बनेगा 15, यानी कि लास्ट डिजिट एक तो आ जाएगी 5 और ये आएगा 7 और 8 यानी कि 7 आ जाएगा और एक की लिखने की ज़रूरत है नहीं, यानी कि बस लास्ट की 2 संख्याओं को चेक कर लीजिए क्या किसी ऑप्शन में 75 है, तो एक ऑप्शन बी शायद आपको नज़र आ जाएगा जिसमें लास्ट की 2 डिजिट क्या है 75। क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। आप जब खुद से कोशिश कर रहे होंगे और अब जब सॉल्यूशंस देख रहे होंगे तब भी आप इन बातों को कंपेयर कर पा रहे होंगे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में जो आपका मेंटलिटी ऑर्डर है वो कैसे चेक किया जाता है, ये सारी की सारी बातें इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगी। तो अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेगा और क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं उनको भी सॉल्व करते रहेगा अपने अपने तरीकों से, फिर मैं आप लोगों का सॉल्यूशन करवाऊंगा ही। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। सेशन कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा मेरे को, और आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।